हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग और आप लोग की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। तो इस समय आप देख रहे होंगे कि हम देख रहे हैं इस समय यूपीएससीईआरटी की बुक में हम देख रहे हैं, जो भी यूपीएससीईआरटी की बुक में हम देख रहे हैं पृथ्वी और हमारा जीवन, जिसे हम भूगोल कहते थे पहले, ठीक है, जिसे हम पहले क्या कहते थे, भूगोल कहते थे। इसमें हमने आपका सबसे पहले उठाया है कक्षा 6 का, ठीक है, कक्षा 6 को हमने सबसे पहले आपका उठाया है और पहला चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारी पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। पहला चैप्टर हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। और ये जो सीरीज़ हम लेके आए हैं ये आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें आपका भूगोल आता है, क्योंकि आपकी बेसिक यहाँ से चीज़ें समझ में आ जाएंगी, आपका बेसिक यहाँ से कवर होगा। और चीज़ें आप एक्स्ट्रा तो पढ़ते ही हैं, किरण हो गया, लूसेंट हो गया, या जो भी किताबें आप रखते हैं, लेकिन एक बेसिक समझ बनाने के लिए ये बुक पढ़नी आपको ज़रूरी है, ठीक है। जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं वैसे ही आपको एससीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता है। तो चलिए हम सीधे आते हैं चैप्टर पे। तो हमने पहले देख लिया था, आप देख सकते हैं कि हमने पहले पाठ्यक्रम देखा था, फिर हमने आपका देखा था ये हमारा सौरमंडल देख लिया था। आज हमारा दूसरा चैप्टर है पृथ्वी और चंद्रमा, और इसे भी कंप्लीट करेंगे। कितना भी समय लगेगा, एक चैप्टर हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे, कितना भी समय लग जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके 11 चैप्टर हैं, 11 दिन में हम आपका कंप्लीट करेंगे। उसके बाद कक्षा 7 की हम उठाएंगे, कक्षा 7 की, उसके बाद उसको पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और ये आपको मिलती कम हैं। ओके, और ये बुक हम आज आपके टेलीग्राम पे डाल देंगे, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं पार्ट 2। हम यहाँ पर आ गए आपका पार्ट 2, ठीक है। तो पार्ट 2 हमारा क्या है, पृथ्वी और चंद्रमा। हम इसे आज कंप्लीट करेंगे। इसको थोड़ी सी पेन पतली कर लेते हैं। हाँ, पेन तो पतली है आपकी। ओके, तो पृथ्वी और चंद्रमा है, यहाँ हम पढ़ेंगे पहले पृथ्वी के बारे में, फिर चंद्रमा के बारे में देखेंगे। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में हमारा सौरमंडल देख लिया था। पिछला वीडियो क्या था, हमारा पार्ट क्या था, हमारा सौरमंडल। ओके, तो इसमें हम देखेंगे पृथ्वी और चंद्रमा के बारे में। तो चलिए आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं कि रात के समय आकाश में दिखाई देने वाले आकाशीय पिंडों में चंद्रमा प्रमुख है। रात के समय जो भी आकाश में आकाशीय पिंड दिखाई देते हैं उनमें चंद्रमा प्रमुख है। यह सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। चंद्रमा जो है सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। हम देखते हैं कि चंद्रमा का आकार बदलता रहता है। आपने देखा होगा चंद्रमा का आकार बदलता रहता है, कभी ऐसे थोड़ा सा निकलेगा, फिर ऐसे निकलेगा, फिर पूरा हो जाएगा। इस टाइप से चंद्रमा का आकार जो है बदलता रहता है। और पूरा चंद्रमा होने पर दिखने वाली धब्बे जैसी आकृति हमेशा एक सी बनी होती है। चंद्रमा में जो धब्बा होता है उसकी आकृति एक सी बनी रहती है। ऐसा क्यों होता है अभी हम जानेंगे आगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, इधर फिगर आप देख रहे होंगे, ये सूर्य हो गया हमारा, ठीक है, ये सूर्य है हमारा। और ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी किस हिसाब से चक्कर लगाती है सूर्य का, ऐसे, ठीक है। और जो चंद्रमा है ये हमारा चंद्रमा है, और चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो ये सारी चीज़ें अभी हम देख लेंगे। तो चलिए आप देखते हैं, ये देखो, ये लिखा हुआ है पृथ्वी और चंद्रमा का परिक्रमण मार्ग, ठीक है। परिभ्रमण और परिक्रमण क्या होता है हमने आपके पिछले वीडियो में बता दिया था, पिछले चैप्टर में आपने समझ लिया होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि चंद्रमा के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। आइए देख लेते हैं क्या है। अब देखते हैं, आइए जाने क्या लिखा है। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो लिखा है चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। नोट करिए कि चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। जिस प्रकार पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है, जिस प्रकार पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है, उसी प्रकार चंद्रमा भी अपनी धुरी पर घूमते हुए पृथ्वी की परिक्रमा करता है। स्पष्ट है कि जैसे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है, वैसे ही चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ओके, और इसके साथ साथ चंद्रमा सूर्य की भी परिक्रमा करता है। सूर्य जो है पृथ्वी की परिक्रमा के साथ साथ चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। रात के आकाश में सबसे तेज चमकने वाले चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता। जो रात में सबसे तेज प्रकाश में चमकीला होता है चंद्रमा, इसका अपना कोई प्रकाश नहीं होता। ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। ये छोटा सा क्वेश्चन है, पूछा नहीं जाता है कि चंद्रमा किसके प्रकाश से प्रकाशित होता है, तो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। यह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है, जो हमारी पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकंड में पहुंचता है। अगर पूछा चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितने सेकंड में पहुंचता है, तो 1.25 सेकंड में। अगर सूर्य का प्रकाश पूछा जाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेता है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। इस प्रकाश को चांदनी कहते हैं। ये जो प्रकाश है, जो सूर्य से चंद्रमा
प्राप्त करता है और पृथ्वी तक पहुंचता है। ये सारे प्रकाश क्या होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, चांदनी कहते हैं। इस प्रकाश को हम चांदनी कहते हैं। ओके, तो ये चीज़ें आपको याद हो, चांदनी यानी कि मूनलाइट। अब देखिए, ये एक अंतरिक्ष से लिया गया चंद्रमा का चित्र है, आप देख सकते हैं ये अंतरिक्ष से लिया गया है चंद्रमा का चित्र। चलिए आगे देखते हैं। चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूरी पर है। तो ये अभी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूरी पर है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। ये हमने पिछले भी वीडियो में बताया था। चंद्रमा का व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, ये याद रखिएगा। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। पृथ्वी के अधिक निकट होने के कारण रात के आकाश में यह सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। अगर पूछा जाए, क्वेश्चन भी बनता है कि आखिर जब छोटा है 1/4 है उसका, तो बड़ा क्यों दिखाई देता है? तो पृथ्वी से अधिक निकट होने के कारण रात में आकाश में सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। अगर बात करें, यहाँ पर लिखा हुआ है चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में 6वां भाग है। यानी कि कोई वस्तु अगर पृथ्वी पर 6 किलोग्राम की है तो चंद्रमा पर क्या 1/6वां भाग है, यानी कि चंद्रमा पर क्या हो जाएगी, 1 किलोग्राम की चीज़ हो जाएगी। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी की तुलना में 6वां भाग है, 1/6 भाग है उसका। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होंगी। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है कि 1 सेकंड, ओके, एक मिनट, सॉरी, थोड़ा सा, 1 सेकंड। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि लिखा हुआ है कि आप पृथ्वी पर जहाँ खड़े हैं वहाँ से एक छलांग लगाइए। जितनी ऊंची छलांग आपने एक बार लगाई है उसकी 6 गुना ऊंची छलांग आप चंद्रमा पर एक बार में लगा सकते हैं। तो बस वही कहने का मतलब है 1/6वां भाग। चलिए अब हम देखते हैं आगे। इधर आगे क्या लिखा हुआ है, चंद्रमा की गतियाँ। ठीक है, चंद्रमा की गतियाँ हम देखेंगे। चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमते हुए 27 दिन 7 घंटा 43 मिनट, क्या लिखा है, 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट। ठीक है, 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। अगर पूछा जाए कि चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमते हुए पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है, तो 27 दिन 7 घंटा 43 मिनट में पूरा करता है। परंतु इस अवधि में पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करते हुए अपनी कक्षा में आगे बढ़ जाती है। इसलिए पृथ्वी पर किसी स्थान के ऊपर से पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके फिर उसी स्थान के ऊपर आने में चंद्रमा को 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट लग जाते हैं। कहने का मतलब क्या है, एक बार से और देख लीजिए। परंतु इस अवधि के दौरान, कौन सी अवधि, इस अवधि में चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, परंतु इस अवधि में पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करती है। जैसे पृथ्वी में तो सूर्य की परिक्रमा लगातार करती रहती है और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता रहता है। तो इसलिए इस अवधि में पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करते हुए अपनी कक्षा में आगे बढ़ जाती है। इसलिए पृथ्वी पर किसी स्थान के ऊपर से पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके फिर उसी स्थान के ऊपर आने में चंद्रमा को 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट लग जाते हैं। ठीक है, इतने ही समय में चंद्रमा अपने अक्ष पर एक चक्कर यानी कि परिभ्रमण पूरा करता है। इसी कारण हमें सदैव चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। इसी कारण हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। चलिए आप आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है, आइए इसे भी समझें। देखिए थोड़ा सा ये प्रैक्टिकल है, समझिए आप। लिखा हुआ है एक बड़ी बोतल लीजिए जिस पर एक लेबल लगा हुआ है। ओके, जिस पर एक लेबल लगा हुआ, जैसे कि ये लेबल यहाँ पर लगा हुआ है, देख सकते हैं। इस लेबल लगी बोतल को चंद्रमा मान लीजिए। जो भी लेबल लगी बोतल है उसको क्या मान लीजिए, चंद्रमा मान लीजिए। अब एक गेंद को पृथ्वी मानकर बोतल को गेंद के चारों तरफ घुमाइए। बोतल को गेंद के चारों तरफ घुमाइए और गेंद को क्या पृथ्वी मान लीजिए। इसका लेवल हमेशा गेंद की तरफ ही रहना चाहिए। जो भी हम बोतल लेंगे उसका लेवल हमेशा गेंद की तरफ ही रहना चाहिए। अब आप देखेंगे कि बोतल का लेवल गेंद की तरफ रखने के लिए आपको बोतल को बराबर घुमाना पड़ेगा। ओके, जैसा कि आपने देखा, अगर हमें एक ही तरफ रखना है लेवल को तो बोतल को हमें घुमाना पड़ेगा। बोतल का इस प्रकार से घूमना, एक बार घूमना चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा के समय एक बार अपने अक्ष पर घूमने के समान ही है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब हम देखते हैं चंद्रमा की गतियाँ हमने देख ली। अब चंद्रमा की हम कलाएँ देखेंगे, फेजेस ऑफ मून। चलिए चंद्रमा की कलाएँ देखते हैं। क्या है चंद्रमा की कलाएँ? आपको प्रतिदिन चंद्रमा के अलग अलग आकार एवं रूप दिखाई देते हैं। ठीक है, ये आप देखे होंगे। यह एक हंसिया जैसी आकृति से शुरू होकर, यानी चंद्रमा कैसे शुरू होता है, ऐसे। ठीक है, एक हंसिया जैसी आकृति से शुरू होकर हर रात बड़ा होते होते थाली सा गोल हो जाता है। हर रात जो है बड़ा होते होते थाली सा ऐसे गोल हो जाता है और इसके बाद यह घटना शुरू करता है। ठीक है, और घटना यानी कि
मतलब माइनस में जाता है, घटते घटते बिल्कुल छिप जाता है। इसके बाद यह फिर बढ़ना शुरू करता है और यह क्रम चलता रहता है, नहीं इसका यही क्रम है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, ठीक है। और जिस रात चंद्रमा थाली सा गोल दिखाई देता है उस रात को पूर्णिमा कहते हैं। जिस रात में चंद्रमा जो है थाली सा गोल दिखाई देता है उस रात को क्या कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं या फुल मून कहते हैं। ओके, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर हम आगे आते हैं, आगे देखते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे होंगे ये सारी चीज़ें हैं। अभी हम आगे देखेंगे। पूर्णिमा हमने समझ लिया कि जिस रात को चंद्रमा पूरा दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं, यानी फुल मून कहते हैं। अब बात करें कि जिस रात को चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता है उस रात को अमावस्या कहते हैं, यानी न्यू मून कहते हैं, ठीक है। जिस रात को चंद्रमा बिल्कुल दिखाई देता है, गोल गोल दिखाई देता है, उस रात को हम पूर्णिमा कहते हैं, और जिस रात को चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता है उस रात को हम अमावस्या कहते हैं। एक महीने में एक बार पूर्णिमा और एक बार अमावस्या होती है। ओके, स्पष्ट है कि आप देखते होंगे कि महीने में एक ही बार पूर्णिमा होती है और एक ही बार क्या होती है, अमावस्या होती है। और चंद्रमा के आकार में आने वाले इस बदलाव को हम चंद्रमा की कलाएँ कहते हैं। ये सभी जो बदलाव आते हैं चंद्रमा के आकार में, घटना बढ़ना, छोटा होना, बड़ा होना, इन सभी को हम चंद्रमा की कलाएँ कहते हैं। फिर आगे हम देखते हैं आगे क्या लिखा है, देख लेते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। हाँ, तो अब आगे हम देखते हैं कि लिखा हुआ है अमावस्या से पूर्णिमा तक, यानी अमावस्या से पूर्णिमा तक। जैसा कि हमने कहा कि पूर्णिमा में क्या होता है, फुल मून होता है आपका, और अमावस्या में चंद्रमा नहीं दिखाई देता है। जब अमावस्या से पूर्णिमा तक चंद्रमा बढ़ेगा, यानी कि बढ़ते क्रम में चंद्रमा जब जाएगा, इस पखवाड़े को क्या कहते हैं, शुक्ल पक्ष कहते हैं, यानी उजाली रात कहते हैं, ठीक है। जब उजाली रात होती है तो उसे हम शुक्ल पक्ष कहते हैं। तो स्पष्ट है कि अमावस्या से पूर्णिमा तक जाने पर चंद्रमा क्या होगा, बढ़ते ही क्रम में रहेगा, तो उस पखवाड़े को क्या कहते हैं, शुक्ल पक्ष कहते हैं। और जब पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ जाता है, और जब क्या है, पूर्णिमा से चंद्रमा अमावस्या की तरफ, यानी कि जब पूर्णिमा ये है और अमावस्या ये है, चंद्रमा नहीं दिख रहा है, इसकी तरफ जब जाता है, अमावस्या की तरफ चंद्रमा जाता है, तो ये घटता जाता है, ठीक है। इसका क्रम क्या होता है, घटता रहता है। तो इस पखवाड़े को हम कृष्ण पक्ष कहते हैं, ठीक है। तो स्पष्ट हो गया होगा, आप समझ गए होंगे कि जब अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ चंद्रमा जाता है तो वो शुक्ल पक्ष होता है वो पखवाड़ा, और जब पूर्णिमा से अमावस्या तक जाता है तो चंद्रमा घटता रहता है, और इस पक्ष को क्या कहते हैं, पखवाड़े को कृष्ण पक्ष कहते हैं। बस नाम स्पष्ट हो गया। अब पृथ्वी के घूमने के कारण एक पूर्णिमा से दूरी, पूर्णिमा तक, ध्यान से सुनिएगा, पृथ्वी के घूमने के कारण एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी कलाओं को पूरा करने में चंद्रमा को 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट लगते हैं। यानी कि एक पूर्णिमा से दूसरे पूर्णिमा तक कितने दिन लगते हैं, 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट लगते हैं। इस अवधि को चंद्रमास कहते हैं। याद रखिएगा, चंद्रमास किसे कहते हैं, तो जब एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी कलाओं को पूरा करने में चंद्रमा को जितना समय लगता है उसे हम चंद्रमास कहते हैं। समय कितना लगता है, 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट, ठीक है। तो लगभग ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए हम अब आगे देख लेते हैं। आगे क्या है, कुछ चीज़ें और भी हैं, उन्हें भी देखिए। ओके, तो आगे वाली चीज़ों को हम देखते हैं। विशाल अंतरिक्ष, विभिन्न खगोलीय पिंड, चंद्रमा, सूर्य आदि हमेशा से हमारे में जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं हमारे मन में। और आधुनिक विज्ञान और तकनीकी के विकास ने मानव को अंतरिक्ष में झांकने और वहाँ की यात्रा करने में समर्थ बनाया। आधुनिक विज्ञान ने जो है, विज्ञान और तकनीकी ने जो है के विकास ने मानव को अंतरिक्ष में झांकने और वहाँ की यात्रा करने के समर्थ बनाया। शक्तिशाली दूरदर्शी यानी टेलीस्कोप और अंतरिक्ष यान यानी कि रॉकेट के आविष्कार ने मनुष्य को इस योग्य बनाया कि वह बाह्य अंतरिक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके, ठीक है। तो ये चीज़ें वैसे ही थी। अब आपकी आती हैं महत्वपूर्ण चीज़ें। पूर्व सोवियत संघ यानी वर्तमान रूस के यूरी गागरिन, नाम इंपॉर्टेंट है आपका, ये ध्यान रखिएगा, लाइन ध्यान से पढ़िएगा। यूरी गागरिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अंतरिक्ष में यात्रा की। तो अगर पूछा जाए कौन से प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने किसमें अंतरिक्ष में यात्रा की थी, तो वो कौन थे, यूरी गागरिन थे, जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा 12 अप्रैल 1961 को, इन्होंने कब यात्रा की थी, 12 अप्रैल 1961 को यूरी गागरिन ने 12 अप्रैल 1961 को वोस्तोक 1, ठीक है, वोस्तोक 1 नामक अंतरिक्ष यान से इन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा की थी। ओके, चलिए एक बार हम और देखते हैं क्या लिखा हुआ है, सीधे सीधे हम जान लेते हैं। एक मिनट, हाँ, अब देखिए 12 अप्रैल 1961 को वोस्तोक 1 नामक अंतरिक्ष यान से इन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा की। किसने, यूरी गागरिन ने, ठीक है। और फिर बात करें रॉकेट की सहायता से मनुष्य चंद्रमा पर भी पहुंच चुका है। 29 जुलाई 1969 यानी कि 29 जुलाई 1969, ठीक है, 1969
को संयुक्त राज्य अमेरिका का अपोलो 2 नामक अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर पहुंचा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। 29 जुलाई 1969 को संयुक्त राज्य अमेरिका का अपोलो 2 नामक अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर पहुंचा। इस यान से जाने वाले नील आर्मस्ट्रांग प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। अगर पूछा जाए क्वेश्चन आपसे कि चंद्रमा पर जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो नील आर्मस्ट्रांग थे। इन्होंने अन्य सहयात्री एडविन एल्ड्रिन, माइकल कॉलिंस, यानी इनके साथ कौन कौन गया था? एडविन एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस गए थे। अब तक की गई खोजों के अनुसार चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण, देखिए चलिए हम आगे चलते हैं। तो चंद्रमा पर सबसे पहले कदम किसने रखा था? आर्मस्ट्रांग ने रखा था, नील आर्मस्ट्रांग ने, और इनके साथ साथ कौन गए थे? एडविन एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस गए थे। अब तक की गई खोजों के अनुसार चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण वहाँ पर जीवन संभव नहीं है। अब तक की जो भी खोज की गई हैं तो वहाँ से यही पता चला है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है और इसलिए वहाँ पर जीवन संभव नहीं है। भारतीय वायुसेना के पूर्व पायलट राकेश शर्मा, अभी ऊपर आपने राकेश शर्मा की फोटो देखी होगी। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय थे। अगर पूछा जाए अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो राकेश शर्मा थे। इन्होंने 2 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान सोयूज T11, ठीक है, सोयूज T11, जैसे कि आप देख सकते हैं सोयूज T11, ओके, से अंतरिक्ष की यात्रा की। चलिए हम एक बार और देखते हैं। भारतीय वायुसेना के पूर्व पायलट राकेश शर्मा अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय थे। इन्होंने 2 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान सोयूज T11 से अंतरिक्ष की यात्रा की। सिर्फ आपको इतना याद रखना है, डेट और अंतरिक्ष यान का नाम क्या था। अब हम देखते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पर आते हैं। चलिए आप देखते हैं। देखिए यहाँ पर नील आर्मस्ट्रांग जो है चंद्रमा पर खड़े हुए हैं, ये भी आप देख सकते हैं, और राकेश शर्मा जी ये हैं। अब आते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पर। तो आपने सुना होगा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में। कभी कभी आपने अपने परिवार में सुना होगा कि ग्रहण पड़ रहा है, कभी चंद्र ग्रहण तो कभी सूर्य ग्रहण। ये ग्रहण क्या है, ये कैसे होता है, आइए जाने। ओके, प्राचीन काल में मान्यता थी कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के लिए राहु एवं केतु नामक 2 राक्षस उत्तरदायी हैं। ऐसा कहा जाता था कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के लिए राहु एवं केतु जो 2 राक्षस हैं वो उत्तरदायी हैं। सूर्य ग्रहण के समय राहु सूर्य को तथा चंद्र ग्रहण के समय केतु चंद्रमा को निगल लेता है, परंतु ये बात सही नहीं, ये तो कहानी थी, ये बात सही नहीं है। भारत के महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने लगभग 1600 वर्ष पहले इस मान्यता का खंडन किया। भारत के महान खगोल शास्त्री कौन थे? आर्यभट्ट, जिन्होंने 1600 वर्ष पहले इस मान्यता का खंडन किया। उन्होंने ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या करते हुए बताया कि सूर्य ग्रहण पृथ्वी और चंद्रमा की छाया पड़ने के कारण होता है। क्या कहा उन्होंने? कि सूर्य ग्रहण जो है पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया पड़ने के कारण होता है, जबकि चंद्र ग्रहण चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ने के कारण होता है। एक बार और देख लीजिए कि सूर्य ग्रहण पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया पड़ने के कारण होता है, जबकि चंद्र ग्रहण चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ने के कारण होता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब छाया बनना क्या होता है ये भी देख लेते हैं। एक मिनट, ये पेज कौन सा था? 15, ठीक है, ओके। चलिए अब हम देखते हैं। एक सेकंड रुकिएगा, हाँ ठीक है। चलिए छाया बनना हम देखते हैं क्या चीज़ें हैं। छाया बनना, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और लिखा हुआ है, इसको पहले देख लीजिए। जिन वस्तुओं के आर पार प्रकाश ना जा सके उन्हें अपारदर्शी कहते हैं, और जिन वस्तुओं के आर पार प्रकाश जा सके तो उसे पारदर्शी कहते हैं। हमने अपनी दूसरे और अन्य वस्तुओं की परछाई छाया बनते हुए देखा है। क्या आपने कभी सोचा है कि छाया बनती कैसे है? आइए जाने। क्या आपने कभी देखा है कि छाया कैसे बनती है? ये जानते हैं हम कि कैसे बनती है छाया। हम सूर्य के प्रकाश में खड़े होते हैं तो विपरीत दिशा में पृथ्वी पर धुंधली सी काली छाया बन जाती है हमारी, ठीक है। जब हम सूर्य के प्रकाश में खड़े होते हैं तो विपरीत दिशा में पृथ्वी पर धुंधली काली सी छाया बन जाती है। छाया हमारी आकृति के जैसी बनती है, जैसे हम खड़े होते हैं वैसे ही आकृति एक बना लेती है। हमारी गति के अनुसार उसका स्थान बदलता रहता है। जैसे हम अपनी गति बदलते रहते हैं तो छाया का भी स्थान बदलता रहता है। सुबह, दोपहर और शाम को सूर्य की स्थिति के अनुसार छाया छोटी बड़ी होती है, ठीक है। आपने देखा होगा कि दोपहर में आपकी छाया एकदम दोपहर में बहुत छोटी हो जाती है। छाया सदैव अपारदर्शी वस्तु की बनती है, ये बात याद रखिएगा। जो चीज़ें अपारदर्शी होंगी यानी जहाँ से हम चीज़ों को आर पार ना देख सके उस चीज़ की ही छाया बनती है। इसी प्रकार बल्ब की रोशनी में
अपनी या किसी अन्य अपारदर्शी वस्तु की छाया बनना देखिए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे लिखा है कि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, जब आप देख रहे हैं, जब सूर्य, ये सूर्य है और पृथ्वी और चंद्रमा, यहाँ से जान लेते हैं, दूसरे वाले में थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं। क्या लिखा हुआ है कि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा सीधी रेखा में होते हैं तब यह स्थिति सिजगी कहलाती है। यह दो प्रकार की होती है, युति और वियुति। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब सूर्य यानी कि सन हम बोल सकते हैं, सूर्य, पृथ्वी यानी कि अर्थ और चंद्रमा यानी कि मून एक सीध में होते हैं तो ये जो स्थिति है क्या कहलाती है, सिजगी कहलाती है। ठीक है, और ये दो प्रकार की होती है, युति और वियुति। ठीक है, अब हम देखते हैं युति और वियुति क्या होती है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो यह स्थिति युति कहलाती है। क्या कहा जाता है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन आ जाता है, ये चंद्रमा आ जाता है तो ये स्थिति हमारी कहलाती है युति। ठीक है, ये स्थिति हमारी युति कहलाती है। और इस स्थिति में चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। इस स्थिति में क्या है, चंद्रमा की छाया जो है पृथ्वी पर पड़ती है जिससे सूर्य ग्रहण होता है। एक बार और देखिए, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, जैसा कि आप स्थिति ये देख रहे होंगे, पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य, तो ये स्थिति युति कहलाती है। ओके, और यह अमावस्या की होती है। ये स्थिति क्या है, अमावस्या की होती है। इस स्थिति में चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। इस स्थिति में क्या है, जो चंद्रमा की छाया है ये ऐसे पृथ्वी पर पड़ती है तो ये स्थिति सूर्य ग्रहण कहलाती है। ठीक है, तो आप ऐसे ही याद रखिए, सूर्य ग्रहण कब होता है, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, अब फिर आगे हम बात करते हैं, इसी प्रकार जब सूर्य और चंद्रमा के बीच, इसी प्रकार जब चंद्रमा और सूर्य के बीच क्या हो जाती है, पृथ्वी आ जाती है, पृथ्वी आ जाती है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, वियुति कहते हैं, यानी अपोजिशन। ठीक है, और युति को कंजंक्शन कहते हैं। इस स्थिति को वियुति कहते हैं। यह पूर्णिमा को होती है। इस स्थिति में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है जिससे चंद्रग्रहण होता है। तो चंद्रग्रहण कैसे होता है कि जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्रग्रहण होता है। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि एक सेकंड ये याद रखिएगा, हम पृथ्वी को अर्थ कहते हैं। ठीक है, हम पृथ्वी को अर्थ कहते हैं तो हम पृथ्वी को ई से अर्थ होता है लेकिन हम ए मान के चलते हैं तो यहाँ से आपको आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि सूर्य ग्रहण में समा जाए, यानी कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, ठीक है, ए बोल सकते हैं अर्थ को, तो सूर्य ग्रहण में समा जाए और चंद्र ग्रहण में शाम हम ऐसे कह सकते हैं। यानी कि यहाँ से स्पष्ट क्या होता है आपका कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आता है तो सूर्य ग्रहण होता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आती है तो चंद्र ग्रहण आता है। तो आप ऐसे याद रखिए कि सूर्य ग्रहण में समा जली, जाहिर सी बात है सूर्य ग्रहण में समा ही जलेगी और चंद्र ग्रहण में शाम। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं आप। चलिए आगे हम सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण जान लिए। अब हम क्या देखते हैं, इन्हें भी जानिए क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा चीज़ों को और हम जान लेते हैं। तो चीज़ें क्या, हमारी वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य ग्रहण के समय सूर्य से खतरनाक किरणें निकलती हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य से खतरनाक किरणें निकलती हैं। ये किरणें हमारी आंखों के लिए हानिकारक होती हैं और हमें अंधा भी बना सकती हैं। इसीलिए सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे वैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित विशेष चश्मे से ही देखना चाहिए। सूर्य ग्रहण के समय क्या होता है कि सूर्य से जो है खतरनाक किरणें निकलती हैं और ये किरणें हमारी आंखों के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती हैं और ये हमें क्या होता है, अंधा भी बना सकती हैं। इसीलिए जो है सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से, नंगी आंखें यानी खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए। इसके लिए एक विशेष चश्मे की आवश्यकता होती है। ठीक है, वैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित। मानव द्वारा भी उपग्रह बनाए गए हैं जो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। इन्हें मानव निर्मित उपग्रह कहते हैं। जो मानव के द्वारा उपग्रह बनाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, मानव निर्मित उपग्रह कहते हैं। जैसे भारत ने आर्यभट्ट, एजुसेट और ओशनसैट नामक उपग्रह बनाए हैं। हमने देखा है कि अमावस्या को सूर्य ग्रहण और पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, क्या आपने कभी सोचा है कि प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण और प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण क्यों नहीं होता है? ठीक है, उन्होंने कहा है कि आपने उल्टा थोड़ा सा करके देखिए। ठीक, कि प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण, प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण क्यों नहीं होता? वैसे तो होता है कि अमावस्या को सूर्य ग्रहण होता है, पूर्णिमा को चंद्र, लेकिन प्रत्येक को क्यों नहीं होता है? तो इन सभी चीज़ों को भी हम देखते हैं आगे। आइए जाने। ओके, आइए जाने। लिखा हुआ है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है
चंद्रमा का कक्षा तल पृथ्वी के कक्षा तल से लगभग 5 डिग्री का कोण बनाता है। इस कारण पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हुए चंद्रमा 28.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 28.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य दिखाई देता है। ठीक है, इस कारण हर अमावस्या को चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर नहीं पड़ती है। हर क्या होता है, हर अमावस्या को चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर नहीं पड़ती है, अतः हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता है। ठीक है, इसी प्रकार हर पूर्णिमा को पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर नहीं पड़ती, अतः हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता। चलिए एक बार और देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि पृथ्वी हमारी जो है अपने अक्ष पर कितने डिग्री की झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। चंद्रमा की कक्षा तल, ठीक है, चंद्रमा का कक्षा तल जो है पृथ्वी की कक्षा तल से लगभग 5 डिग्री का कोण बनाता है। चंद्रमा का कक्षा तल पृथ्वी के कक्षा तल से 5 डिग्री का कोण बनाता है। इस कारण पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते समय चंद्रमा 28.5 डिग्री, इसी कारण क्या है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते समय चंद्रमा 28.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 28.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य दिखाई देता है। इस कारण हर अमावस्या को चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर नहीं पड़ती। कारण क्या है, इसी कारण है हर अमावस्या को चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर नहीं पड़ती, इसीलिए हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता है। और इसी प्रकार हर पूर्णिमा को पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर नहीं पड़ती, अतः हर पूर्णिमा को भी चंद्र ग्रहण नहीं होता। तो ये चीज़ आपकी स्पष्ट होगी, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा था कि क्यों नहीं होता है हर उसको। चलिए अब कुछ चीज़ें हैं जो अर्थ हम जान लेते हैं। परावर्तन का अर्थ क्या होता है? परावर्तन का अर्थ होता है कि प्रकाश का किसी सतह से टकराकर इधर उधर बिखरना। ठीक है, जैसे प्रकाश जा रहा है, एक दीवार बनी हुई है, ऐसे जा रहा है, तो यहाँ से टकराकर इधर उधर बिखर गया, तो ये क्या हो गया, परावर्तन हो गया। अब इसका तो आप जानते हैं। खोज पखवाड़ा क्या होता है? पखवाड़ा आप नहीं जानते होंगे। 15 दिनों की अवधि होती है जिसे पक्ष कहते हैं। आप देखोगे एक महीना होगा 30 दिन का आपका, तो 15-15 दिन में चीज़ें अगर बटी होंगी तो 15 दिन कृष्ण पक्ष, 15 दिन शुक्ल पक्ष, ऐसे होता है, इसे पखवाड़ा कहते हैं। आकर्षण आप जानते हैं कि क्या होता है? मानव निर्मित उपग्रह क्या होता है? जो पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले वो उपग्रह जो मानव के द्वारा बनाए गए हैं उन्हें क्या कहते हैं? मानव निर्मित उपग्रह कहते हैं। आगे ये आपका अभ्यास आ गया, तो आपका ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। देखिए कुछ क्वेश्चन भी थे, ये बच्चों वाले क्वेश्चन, बच्चों के जो बुक में आते हैं, तो वही सारी चीज़ें हैं कि रात के आकाश में सर्वाधिक चमकीला आकाशीय पिंड कौन सा होता है? ध्रुव तारा होता है, मून होता है। ठीक है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 होता है। और भार में अगर पूछा जाए गुरुत्वाकर्षण का बल क्या होता है? 1/6 होता है, ये याद रखिएगा। पृथ्वी अपनी धुरी पर 29 दिन 12 घंटा 44 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है। चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? आर्मस्ट्रांग था। कब पहुंचे थे? 29 जुलाई 1969 को। और सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। और अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा थे। तो ये हो गया आपका, ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। अगला चैप्टर हमारा क्या आ जाएगा? चैप्टर नंबर 3। तो हम एक चैप्टर एक ही दिन में ख़त्म करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। तो अगर समझ में आई हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं इसे और लोगों तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आपके ये बहुत काम आने वाली है। अभी वीडियो का भी एग्ज़ाम होने वाला है, तो वहाँ भी देखिए बेसिक की समझ आपकी यहीं से बनेगी। जो है बेसिक है, हम ये नहीं कहते कि यही पढ़ के आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, लेकिन जो बेसिक समझ है, जो चीज़ें आप नहीं जानते हैं, वो समझ आपकी यहीं से बनेगी। ओके, तो चलिए ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।